अटूट बंधन साहित्य संवाद में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अटूट बंधन की पुस्तक चर्चा संख्या में हम आज लेकर के हाजिर हुए हैं कविता वर्मा जी का उपन्यास अब तो बेली फैल गई, और इस पर चर्चा करेंगे। ये उपन्यास मुख्यतः रिश्तों पर आधारित है और रिश्ते हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए मुझे एक अमेरिकन रिसर्च की बात याद आ रही थी, जिसमें कहा गया था कि इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी इंसान का जो खुशी का इंडेक्स है ये कब सबसे ज्यादा होता है। तो ये देखा गया कि क्या उसके पास बहुत धन संपत्ति है, क्या उसके पास रिश्ते अच्छे हैं, या उसके पास सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा खुश रहता है। तो ये रिसर्च का ये निकल करके आया कि जिसके रिश्ते अच्छे हैं वो ज्यादा खुश रहता है। तो इसलिए रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। और रिश्तों की बात करें तो मुझे लगता है कि रिश्ते अच्छे से निभाना और अपना करियर और सफलता के लिए आगे प्रयास करना एक बिल्कुल मार्बल रेस की तरह है। जबकि जिंदगी हमें दौड़ो दौड़ो सिखाती है, और वो बचपन की वो नींबू दौड़ है जिसमें हम चम्मच में नींबू लेकर के दौड़ते थे। नींबू हमारे रिश्ते हैं और चम्मच जो है वो हमें उसके अंदर वो रिश्तों को रख करके ही दौड़ना है। अगर नींबू गिर गया तो भी हम लाल फीते पर पहुंच करके हार जाते हैं, और अगर नींबू नहीं गिरा और हम धीमे धीमे चलते हैं तो भी हम हार जाते हैं। तो हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और शायद इसीलिए शिव का जो उदाहरण है वो हमारी संस्कृति में बहुत जोर शोर से लिया जाता है, क्योंकि वो बैलेंस बना के चलने की बात करते हैं। जहां एक तरफ उनके पास नंदी है, वहीं पर जो है वो पार्वती जी के पास शेर है, उनके पास नाग है, तो गणेश जी के पास जो है चूहे का वाहन है, और कार्तिकेय जी के पास जो है मोर का वाहन है। यानी सब एक दूसरे से, प्रकृति से इतने विरुद्ध होते हुए भी संतुलन बना के चलते हैं। यही संतुलन रिश्ते भी बनाना चाहते हैं, यही संतुलन रिश्तों में जरूरी होता है। लेकिन फिर भी चाह करके भी कई बार हमें रिश्ते सही नहीं मिल पाते और हमें कुछ कड़क फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो ये उपन्यास ऐसे बहुत सारे रिश्तों को, सामाजिक वर्जनाओं को, सामाजिक कंडीशनिंग को और हमारे अंदर बैठी फियर की ग्रंथियों को लेकर के चलता है। इसको मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, इसको सामाजिक पहलुओं से और इसको हमारी सोच के पहलुओं से अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी सोनल जी को। और सोनल जी को आमंत्रित करने से पहले उनका छोटा सा परिचय। सोनल जी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। पिछले 22 वर्षों से सामाजिक स्वैच्छिक संगठन विभावरी के साथ पानी, मिट्टी आदि प्राकृतिक संसाधनों के लिए समाज के साथ मिलकर काम कर रही हैं। लेखन की विभिन्न विधाओं में काम, जिनमें कविता, कहानी, लेख, फिल्म समीक्षाएं, डॉक्यूमेंट्री और फीचर फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद और गीत सम्मिलित हैं। पुस्तकें पता नहीं कविता संग्रह, जो कि अंतका प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है। फिल्में बनती हैं और बनाती भी हैं। संस्मरण न्यूलिट पब्लिकेशन से। कोशिशों की डायरी न्यूलिट पब्लिकेशन से। आपको कई सम्मानों से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें कोशिशों की डायरी के लिए 2020 का मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित वागीश्वरी सम्मान, फीचर फिल्म कालीघाट की स्क्रिप्ट लेखन के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का पुरस्कार, फ्री स्पिरिट फिल्म फेस्टिवल के लिए हिमाचल प्रदेश का पुरस्कार, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुणे का पुरस्कार। तो बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। अब आप इस उपन्यास पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, और आपने बहुत विस्तार से परिचय पढ़ दिया। सबसे पहले तो मैं अटूट बंधन का और आप सभी लोगों का धन्यवाद। हेलो, हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं हाँ, अब आ रही। कविता जी, आप सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी। ओके। तो मुझे सबसे पहले तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि वंदना जी मनोविज्ञान से रुचि रखती हैं, और जैसे कविता जी ने उनका परिचय दिया और जैसे कि आपने इस किताब की भूमिका में बातचीत शुरू की, तो मैं वहीं से अपनी बात कहना चाहती हूँ। क्योंकि ये सच है कि ये जब उपन्यास बन रहा था, आकार ले रहा था, उस दौरान कविता जी के साथ हमारी बातें, मुलाकातें होती रही, और उस समय से मैं इस कहानी के साथ में उस तरह का जुड़ाव मेरा हुआ। और जब फिर एक उपन्यास पूरा बन जाता है और आप उसको एक पूरी कृति की तरह पढ़ते हैं, तो वो एक छाप मन पे जो छोड़ता है, तो मेरे मन पे जो छाप छूटी, अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो, कि
ये जो पूरा जो रिश्ते हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। और ये भी सच है कि जब हमने कोरोना काल में ये सुना, पढ़ा कि किस तरह से अमेरिकन समाज जो लंबे समय से एकल परिवारवादी रहा है, वो फिर से परिवार के रूप में संगठित होने लगा और लोग अपने माता-पिता के साथ और अपने बड़े परिवारों के साथ रहना चाहने लगे। तो वो समय जबकि हम देख रहे हैं कि एक तरीके से परिवार छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, वहाँ रिश्तों की अहमियत बताने वाली कोई कोई बात कह रहा है अगर अपनी कृति में, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन मुझे जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो छाप मुझ पर छूटी, जो कुछ प्रश्न मेरे मन में उठे, वो इस तरह के थे कि मैंने ये देखा कि इस पूरी कहानी में हम मूल रूप से जिन प्रश्नों से जूझते हैं, वो प्रश्न है हमारी जो कंडीशनिंग है, हम पर जो समाज के द्वारा जो हम पर कंडीशनिंग की जाती है और जो हमारे मन को पर कुछ चीज़ें लाद दी जाती हैं और उसके कारण हमारा जो जीवन आकार लेता है। और कई बार हम ऐसे संघर्ष करते हैं जिनसे कि हम जो है पूरा ज़िंदगी हम उसमें बिता देते हैं। तो इस कहानी में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि इसकी जो नायिका है, उसके संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा वो है जो एक स्त्री आम तौर पे उसके कुछ-कुछ हिस्सों को हमेशा जीवन में झेलती है। हर स्त्री के जीवन में वैसे प्रश्न नहीं होते, लेकिन वो एक तरीके से एक ऐसी स्त्री की रिप्रेजेंटेटिव है, एक ऐसी स्त्री की प्रतिनिधि है, जिसमें हर स्त्री अपने दुःख को ढूँढ सकती है, कि वो किस तरीके से एक विवाहित जीवन में बंधनों को महसूस करती है, किस तरह वो छली जाती है, किस तरीके से वो जिसको मायका कहा जाता है, जो उसका अपना परिवार होता है, उसके साथ भी उसका उस तरीके से उसको अपनत्व नहीं मिल रहा है, वहाँ भी एक गणित है उसके साथ में। लेकिन इस सब के बावजूद वो उन सब के साथ बंधी हुई है और वो कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होती है। ये मुझे एक बहुत इस उपन्यास में एक बहुत बड़ा प्रश्न लगा। अगर उसी तरीके से, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बंधन केवल स्त्री पर है। पैरेलली हम देखते हैं तो सामने जो पुरुष है, और ये बड़ी ईमानदारी है इस लेखिका की कि उन्होंने ऐसा कोई स्त्रीवादी झंडा नहीं उठाया है कि ये सिर्फ स्त्री की स्थिति है। पुरुष की स्थिति भी बिल्कुल बहुत ईमानदारी से सामने रखी है कि एक पुरुष जो अकेला रह गया है, वो कितने बड़े संकट में है। और वो एक और तो अपने जो कुछ उसके परिवार के साथ हुआ है, उसको मानसिक रूप से लगातार एक अपराध बोध की तरह झेल रहा है। और दूसरी ओर अगर वो किसी के साथ में मित्रता रखता है, प्रेम का भाव उसके भीतर उठता है, तो वो कहने का साहस भी उसमें नहीं है। इतना सामाजिक परिवेश हमारा ऐसा है। तो ये कुछ प्रश्न, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे इस कहानी में सोचने पे मजबूर किया। और ये कहानी यथार्थ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये प्रश्न उठा रही हूँ, इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी थी, बल्कि ये है, यथार्थ है और हमारी आंखें खोलती हैं कि हाँ, हम जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर कंडीशनिंग के कारण निर्णय नहीं ले पाते हैं। मुझे मैंने जब इस पे थोड़ा-सा लिखा तो मेरा विषय था कि मुझे बहुत छोटे समय के लिए आई हुई जो एक पात्र है उसमें सौंदर्या, उसका चरित्र में मुझे वो संभावना दिखी जो नई स्त्री की संभावना है। जो नई स्त्री की संभावना है जिसमें कि वो अपने जीवन के कटु अनुभव को जल्दी से भुलाकर उससे बाहर आ सकती है। ये वो रिप्रेजेंट करती है उस चीज़ को कि उसने भी एक समस्या को झेला है, उसने भी रिश्तों में धोखे खाए हैं, लेकिन वो उससे बाहर आने का साहस रखती है और वो कदम आगे बढ़ाने का साहस रखती है, किसी के साथ मित्रता करने का साहस रखती है। और उससे भी आगे बढ़कर के एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जिसको हम कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा शेर है मैं याद आएगा तो मैं फिर सुनाती हूँ। तो मैं उस शेर का भाव ये है कि प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को बंधन में बांध लें, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम अधिकार कर लें। तो वो एक इतना सुंदर मॉडल है एक स्त्री का, जो कि मिस्टर सहाय के साथ में प्रेम अनुभव करती है, कदम बढ़ाती है और उस प्रेम से उनका जीवन बदलता है। लेकिन जब उस स्त्री को लगता है कि नहीं, कोई और स्त्री है जिसके साथ में इनकी एक अच्छी हार्मनी है, तो वो अपना कदम पीछे भी हटाती है। तो ये जो रिश्तों के ताने बाने और इसके साथ में जो सामाजिक जीवन की रूढ़ियाँ
और उससे बाहर निकलने का साहस, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस उपन्यास में समेटे हुए हैं, लेखक समेटे हुए हैं। और ये बड़ी विशेष बात है कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं घट रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं न घट करके और एक मनोवैज्ञानिक बहाव आपको देखने को मिलता है। ये इसके लिए एक अलग तरह का पाठक चाहिए इस उपन्यास के लिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे उपन्यास देखते हैं जिनमें बहुत तेजी से घटनाएं ऊपर नीचे घटती हैं। वो उपन्यास लिखना शायद तुलनात्मक रूप से आसान होता होगा, लेकिन ये जो एक है कि आप कोई बहुत बड़ी घटना इस उपन्यास में ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ और फिर ऐसा हुआ, लेकिन आप देखते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक जो बहाव है, एक बदलाव है और एक संघर्ष है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो मुझे शेर याद आ गया, तू मेरी जान मुझे हैरतो हसरत से न देख, तू मेरी जान मुझे हैरतो हसरत से न देख, हम में से कोई नूरो जहांगीर नहीं, तू मुझे जब चाहे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथ में मेरा हाथ है जंजीर नहीं। तो रिश्तों में ये स्वतंत्रता ही जो है रिश्तों को जीवित रख सकती है, जिसकी थोड़ी सी गंध, थोड़ी सुगबुगाहट इस उपन्यास में मिलती है स्वतंत्रता की। तो मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है कि कितने समय मुझे कहना है, आप चाहें तो इस बीच में बुला सकती हैं व्यास जी को, वंदना जी। नहीं, आप कहिए, पूरी बात रखिए, आप पूरा हाँ, बात तो जो आपने रखी है। मैं मूल रूप से यही कहना चाहती हूँ। और मैं इसमें, जैसे कि आपने लिखा, व्यास जी ने बहुत सारी कुछ बातें बहुत अच्छी लिखी, जैसे एक तो ये कि बहुत पात्रों का जमावड़ा नहीं है, ये भी बड़ी सुंदर बात है। और एक जो आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि थोड़ा मेकअप नहीं है, जो एक सादगी है, वो भी इस उपन्यास की खासियत है कि आपको एक अपनत्व की भावना, एक जो मध्यम वर्गीय परिवार का जो परिवेश है, जैसा जीवन है, वो आपको जीवन ऐसा ही अनुभव होता है। पढ़ते समय आप ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ, आप उस जीवन को देख रहे हैं, उसमें कोई भड़कीलापन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत चमत्कृत कर दे, कोई आश्चर्यचकित कर दे, ऐसा नहीं है। एक सहजता है, एक सरलता है, जो जो पात्र हैं वो अनिवार्य पात्र हैं, बहुत अतिरिक्त पात्र नहीं है, और इसलिए आपके मन पे हर पात्र की एक बहुत स्पष्ट छवि बनती है। मतलब अगर आप पात्रों को याद करें तो आपके मन में बराबर सभी पात्रों की बराबर एक छवि बनती है, और आपको ख्याल में रह जाते हैं कि हाँ, ये इसकी पर्सनैलिटी ये है, इसकी पर्सनैलिटी ये है। ये पूरा स्पष्ट इसमें आता है, ये किसकी बहुत सुंदर बात है। ये मूल रूप से मैं यही कहना चाहती हूँ जी। बहुत आपने काफ़ी उसको गहनता से पढ़ा और आपने उसमें कई मुख्य बिंदु आपने निकाले, और ये सही है कि इसमें कंडीशनिंग की बात है। और इस सौंदर्या का आपने विशेष रूप से बहुत ही अच्छी बात कही कि सौंदर्या का जो चरित्र है वो एक ऐसी स्त्री का चरित्र है जो अपने पूर्वाग्रहों से भी बाहर आ रही है, अपने दुख से भी बाहर आ रही है, और वो जीवन को नए सिरे से जीना चाहती है, और अपने उसने तुरंत पीछे हटने का भी साहस है, वो विलन नहीं बनती है। तो अब हम डॉक्टर व्यास जी को बुलाना चाहेंगे अपनी बात रखने के लिए उपन्यास पे, और इससे पहले उनका संक्षिप्त सा परिचय। व्यास जी के एमए हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार में आपने किया है। शोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सृष्टि एवं दृष्टि, विज्ञापन का अर्थतंत्र एवं सौंदर्य। आपने एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी के रूप में आपकी सेवानिवृत्ति हुई है और अतिथि शिक्षक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। आपकी पुस्तक तिनको का ताप कहानी संग्रह, एक था पेड़ कहानी संग्रह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सृष्टि एवं दृष्टि आलोचना, आलोचना की अंतर्ध्वनियां आलोचना में, मीडिया महिला एवं सांस्कृतिक परिदृश्य मीडिया विश्लेषण आपकी पुस्तकें हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। संपादन आपने रश्मि, मारवाड़, इमेज, अभ्युदय पत्र पत्रिकाओं का किया है। कविता के हस्ताक्षर काव्य संग्रह, आधुनिक युग और संत साहित्य आलोचना की पुस्तक प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त आपको कई सारे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें वीर दुर्गादास राठौर सम्मान 2017 में, अखिल भारतीय कुमुद टिक्कू कहानी प्रतियोगिता 2017 में पितृकल्प के ऊपर,
और कहानी को प्रथम पुरस्कार मिला था रांगे राघव कथा सम्मान 2018 राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, डॉक्टर नंदलाल स्मृति साहित्य सम्मान 2022 में। तो बहुत ही आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप आइए और उपन्यास पे अपनी बात रखिए। डॉक्टर हरिवंश जी। आ रही है? हाँ जी, आ रही। ओके जी। दरअसल कथा मेरा मूल विषय है और कविताओं की समीक्षाओं से बचता हूँ, कविता पढ़ता भी कम। बहुत सही बात यह है। और कविता जिस फॉर्मेट में लिखी जा रही है, मैं उस फॉर्मेट का पक्षधर नहीं। रिदम से भटकी कविता की बजाय मुझे आजकल गद्य में ज्यादा रिदम लगती है। कथा जगत में 20वीं सदी के अंत से एक नई शुरुआत हुई थी। 80 के दशक में आपको याद होगा कि सारिका ने एक प्रेम विशेषांक निकाला और वह एक अद्भुत प्रयास था। सच कहें तो कविताओं के उस समय जो अपार विपुल राशि जो कविताओं की गिनती में थी, उसके बीच में कहानियां कम लिखी जा रही। जो कहानियां लिखी गई थी इससे पहले वो अमूमन नारावाद थी, शोषण, शोषक के विरुद्ध की हड़ताल, गोलीकांड, ये इन सारे विषयों तक सीमित रह गई थी और पाठकों ने उसे लगभग पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन उस प्रेम विशेषांक के बाद में कहानी लौट के आई। पर लौट के आई तो ये देखा गया कि उपन्यास में और कहानी में कथानक बहुत थोड़ा सा स्थिति दृश्य, वर्णनात्मकता या अनुभूति के बारीक तारों को बहुत विस्तार से कहने की एक प्रवृत्ति हो गई। 21वीं सदी के पहले दशक में इससे भी निजात मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। संजीव जी हमारे मित्र हैं, आदरणीय मित्र हैं। कलकत्ता में अखिल भारतीय जनवादी लेखक संघ सम्मेलन हुआ था तो उनसे व्यक्तिगत भेंट हुई। तो मैंने पूछा था, मजाक में पूछा था, बाद में उन्होंने इसे हंस में भी लिखा है। मैंने पूछा था कि संजीव जी क्या अच्छा लग रहा है आपको? उन दोनों उनकी एक लंबी कहानी आरोहण आ चुकी थी। उससे पहले उदय प्रकाश को वारेन हेस्टिंग्स का सांड आ चुकी थी। एक बिल्कुल नए लेखक जिन्होंने बाद में ज्यादा नहीं लिखी, संजय करके आए थे, उनका कामरेड का कोट एक लंबी कहानी आ चुकी थी जो उपन्यासिकाएं जैसे कहते। तो संजीव जी ने कहा कि देखिए हरि भाई, आप एक खास चीज महसूस करेंगे कि कथानक अब वापस आ रहा है। कहानियों में, उपन्यासों में कथानक वापस आ रहा है। मैंने कहा कि लेकिन आपकी जो आरोहण कहानी, उसका कथानक बहुत बारीक है, झीना है, लेकिन कहानी अद्भुत है। तो क्या कथानक इतना जरूरी है? उन्होंने कहा कि कुछ विषय निस्संदेह ऐसे होते हैं कि जिनको उससे ज्यादा विस्तार देना उस विषय की खूबसूरती को खत्म कर देना। ये वही जान सकता है जो खुद लेखक, क्योंकि यह एक रचना प्रक्रिया का अंग है। लेकिन उसके बाद उन्होंने हंस में इस चर्चा का जिक्र करते हुए उन्होंने बाकायदा कहा है कि मैं बधाई देता हूँ वर्तमान कथाकारों को जिन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में कथानक को एस्टेब्लिश किया है। लेकिन इस संतोष से आगे की बात उन्होंने अनौपचारिक रूप से जरूर कही, लेकिन बाद में हंस से वे हट भी गए थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब नए कथानक की तलाश में आज का लेखक निकला तो उसके मन में एक इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा ऐसा बड़ा कथानक चुनूं कि जिसके कारण से मेरा लेखन है वो एकदम से लोगों की नजर में आ जाए, आई कैचिंग हो जाए। तो उस समय लोगों ने जो विषय चुने, मैंने अपनी समीक्षा में भी बताया कि जनजाति, आदिवासी जाति या राजनीति में बहुत दोहरे चरित्र वाले लोग या कॉरपोरेट दुनिया के लोग, ये सारे आते। काला पादरी उपन्यास ने बहुत ही प्रशंसा पाई थी।
तेजेंद्र जी ने लिखा और बहुत प्रशंसा पाई। मैं उसकी कमी नहीं बता रहा हूँ, वो उन्होंने उस विषय को पूरा निभाया, बहुत अच्छा। लेकिन जाने अनजान जो 20वीं सदी में सारा आकाश के साथ में मध्यम वर्ग एकदम से साहित्य में हाईलाइट हो गया था, वो मध्यम वर्ग 21वीं सदी के शुरू के कथाकारों ने उसे लगभग छोड़ना शुरू कर दिया। उदय प्रकाश जी जोधपुर आए थे जब अपनी एक फिल्म बनाने के लिए, वो यहाँ रुके थे 10-12 दिन। उस समय उनसे बात हुई, मैंने कहा जो आपने मैंगो से लिखी है, कहने को तो वो मध्यम वर्ग पर ही है, लेकिन देखिए शुरुआत जो होती है किसी भी विधा की, या पुनः प्रारंभ जब होता है किसी विधा का या विधा के किसी फॉर्मेट का, तो उस प्रारंभ की छाप कैसी बनी रहती है वो देखिए। मैंने कहा कि मैं आज भी ये मान के चलता हूँ कि सारा आकाश जैसा मध्यम वर्ग को उधेड़ने वाला, मध्यम वर्ग के भीतरी तहों तक जाने वाला उपन्यास नहीं लिखा था। बहुत अच्छा उपन्यास, लेकिन उस उपन्यास में क्या था, मध्यम वर्ग का दोहरा चरित्र, मध्यम वर्ग की कुंठाएं, मध्यम वर्ग की ईर्ष्याएं, मध्यम वर्ग की न्यूनताएं, ये सारा था। और इस उपन्यास का ऐसा प्रभाव था कि परोक्ष रूप से जो बाद में आने वाले लेखक थे उन्होंने भी लगभग यही काम किया कि मध्यम वर्ग पर लिखा तो वह उसकी कुंठाओं पर लिखा, उसकी कमियों पर लिखा। जब पहली बार मैंने यह उपन्यास पढ़ा कविता जी का, तो मुझे ये सुखद आश्चर्य हुआ कि क्या इतनी सादगी से, इतनी ईमानदारी मध्यम वर्ग के उन पात्रों को उठाया जा सकता है जिनका इससे पहले कहीं साहित्य में स्थान नहीं था। इन्हें जो कविता जी ने विषय उठाया है, जो पात्र उठाया है और उनका जो जीवन है, वो कथा लिखने के लायक जैसे माना ही नहीं गया। और यह पहली बार देखा मैंने कि कविता जी ने इस सब में कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं आती। किसी भी पात्र को उन्होंने सीधा नायकत्व तो नहीं दे दिया। नेहा और सौंदर्या के रूप में दो प्रकार की महिलाएं हैं। जैसा सोनल जी ने अभी कहा कि सौंदर्या आधुनिक नारी की तरह है, जो जल्द से बाहर निकलना भी जिसे आता है और जिसे अपने जीवन में निर्णय लेने हैं, गलती हुई तो पीछे भी हटना आता है और साहस के साथ आता है। बिल्कुल सौंदर्या का बहुत छोटा सा रोल होने के बावजूद सौंदर्या भुलाई नहीं, यह सच बात। नेहा एक ऐसा पात्र है जो हो सकता है आने वाले कल में सौंदर्या बन जाए, लेकिन इस समय वो वाकई उस आम औरत का प्रतिनिधित्व करती है जो हर बात पे बहुत सोचती है, बहुत इफर्ट्स रखती है, रिश्तों को खोने से डरती है, रिश्ते बनाने से डरती है, दोनों से डरती है। और जो उसकी स्थिति है तो वो घर के बाहर आने से डरती है, क्योंकि उससे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ है, क्या काम करते हैं। वो अंदर से डरी हुई है, वो इन चर्चाओं से बचना चाहती है। क्या इस तरह की एक डरपोक औरत को हम अपने कहानी का मुख्य पात्र बना सकते हैं? यह हिम्मत की है कविता जी, यह सच्चाई उन्होंने कबूल की है कि 21वीं सदी में आने के बावजूद भी अपने बचपन से जो परवरिश मिली है उसको, औरत को यह मत करो, ध्यान रखो, तुम लड़की हो, तुम्हें ये नहीं करना है, ये सारा जो करने की परवरिश मिली है, उस कारण से वह न तो अपनी अभिव्यक्ति में कुशल है और न ही किसी चीज को सुलझाने में बहुत साहस दिखा पाती। यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो मोड़ जब दिया कविता जी ने कि जब भाई बहुत परेशान कर रहे थे उन्हें और कह रहे थे कि तुम्हें अपने पति पर दावा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बहुत फेडअप है। लेकिन उसका फेडअप दो छोर पर है। आप देखिए, एक छोर पर वह अपने भाइयों को खोना नहीं चाहती। मध्यम वर्गीय स्त्री के लिए हर रिश्ता एक संबल है और वो किसी भी संबल को खोना नहीं चाहती। वो जानती है कि भाई अब क्या कर रहे हैं, भाइयों को ये मालूम है कि परेशान हो रही है,
उसके बावजूद वो लगातार दबाव दे रहे हैं कि वो कुछ करे। और अंततः उसने, उन दोनों भाइयों ने मिलकर के नेहा की जानकारी के बिना जो नोटिस भेजा उसके पूर्व पति को, यह जाहिर करता है कि नेहा इन सारे लोगों के दोषों को भी हाइपर होके नहीं कहती, वो खुद ही अंदर घुटती रहती। और उस समय काल में वह सहाय से बात भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सहाय की बातों का भी जवाब नहीं है। सहाय को भी खोना नहीं चाहती, लेकिन सहाय को वो तनाव भी नहीं देना चाहती। वो कहीं न कहीं भीतर जानती है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे इससे उबरना है, लेकिन उसके प्रयास लगभग असफल होते हैं, क्योंकि वो राहुल की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाती। उसके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो इस समय केवल राहुल है, उसका बेटा। उस बेटे के कारण ही तो उसे परिचित होना पड़ा मिस्टर सहाय। और मिस्टर सहाय के ऊपर वो बोझ नहीं बनती। ये रिश्ते इतने धीमे धीमे अपनी स्वाभाविक गति के साथ डेवलप होते हैं कि वह कहीं भी कुंठा डेवलप नहीं करते। तेजी से बढ़ते हुए रिश्ते तेजी से खत्म भी होते हैं, लेकिन वो किसी भी असहजता अपने साथी के जीवन में नहीं आने देना चाहते। और यही कारण है कि वह उस समय संवाद नहीं करती है, वह चुप रहती है। सहाय का फोन आता है, वो नहीं उठाती। दूसरा जो पात्र सहाय के रूप में चर्चित किया है, मैं कविता जी को सारे पुरुष जातियों की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। हम पुरुषों के साथ ये सहानुभूति बहुत कम लोगों ने रखी। सहाय सचमुच जीवन में अब सनी के अलावा कुछ नहीं चाहता। उसे ये लगता है कि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, अपने बेटी को खो चुका हूँ। अब मेरे बेटे को रिहैब हाउस में ठीक करवा कर मैंने लौटा लाया हूँ। अब मेरा जीवन यही। ये उसका मानवीयता पक्ष है कि वह जब नेहा को इस संकट में देखता है कि बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे पापा से इस जन्मदिन पे बात होनी जरूरी है, आप कराइए, और बेटे की जिद के आगे जिस कश्मकश में नेहा है, उस समय सहायता कर। उसके मन में कतई ये नहीं है कि मुझे कोई रिश्ते की शुरुआत करनी। उसके मन में अपना परिवार खो चुकने के बाद भी अब किसी महिला से निकटता करने का कोई ख्याल दूर दूर तक नहीं। लेकिन एक मानवीयता के कारण, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण उसे नेहा की तकलीफें अपनी तकलीफें लगती। और आप देखिए, अगर इसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होता, पिताजी राहुल के साथ में तो केमिस्ट, वो राहुल का हाथ पकड़ते पकड़ते नेहा तक पहुंचा। लेकिन आपने इस पात्र को, सहाय को ऐसा गढ़ा है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं और अपने लिए नहीं चाहता। वह चाहता नेहा के लिए, वह चाहता राहुल की खुशी के लिए। संकट वहां खड़ा होता है और उस अंतर्द्वंद को कविता जी ने इतना बेहतरीन अभिव्यक्त किया है कि जब उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि राहुल के कारण मैं सनी को खो दूं, और राहुल के साथ में मेरा जो अफेक्शन है, जो एक प्रगाढ़ता बन गई है, एक वात्सल्य बन गया है, वह अब छूट नहीं रहा। उस अंतर्द्वंद को कहने के लिए कविता जी ने बहुत अच्छी एक टेक्निक अपनाई कि हर पात्र कहीं न कहीं स्वकथन से, अपने स्वकथन से कथानक को आगे बढ़ाता है। एक टेक्निक है, दूसरी तरह से भी कह सकती थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी कथा वस्तु क्या है और उसके लिए कौन सी शैली कहन की सबसे ज्यादा सफल रहेगी, यह लेखक खुद चयन करता है। इसी पे उसकी सफलता निर्भर करती है। और इसी कारण से सहाय के भी स्वकथन है। यहाँ तक कि राहुल जो छोटा बच्चा है, वह भी कैसे सोचता है, उसके बारे में भी स्वकथन है। और नेहा का तो अपना अंतर्द्वंद कई जगह होता है, अपने व्यवहार के बारे में भी बार बार सोचती है। उसे इस बात का अपराध बोध भी है कि मैं सहाय को टेंशन दे रही हूँ, कोई तरह की उनके जीवन में सहायता करने के बजाय मैं उनको तनावों में डाल रही हूँ, और वह नहीं चाहती तनाव में। लेकिन एक समय बाद जब नेहा भी महसूस कर लेती है कि हमारे बीच एक अदृश्य रिश्ता है, जब सहाय भी इस बात को मान लेते हैं,
तब भी दोनों पात्रों का संयम देखिए कि वह सनी को ही ध्यान में रखकर सारे कार्यक्रम बनाता है। वह तभी नेहा को अपने पास बुलाता है जब सनी स्वयं कहता है कि उनकी छुट्टियां हो गई है, रिजर्वेशन करा लेते हैं वरना उनका रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। आप ये देखिए कि किशोर उम्र से गुजर रहा पात्र सनी, नशे की लत में खुद को तबाह कर चुका सनी, अपने व्यवहार से यह अभिव्यक्त कर देता है कि वह अपने पापा को कितना चाहता है। वह अपने पापा का पूरा ध्यान रखता है और जब उसकी अपनी दोस्त ईशा के साथ होती है तो वह यह भी समझ जाता है कि उसके पापा कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सनी का यह अनुभव करना सायास नहीं था, बिल्कुल अनायास भी नहीं था, लेकिन इस प्रक्रिया का एक हिस्सा था जिसके तहत वो भी जीवन गुजार रहा है और उसके पापा भी जीवन गुजार रहे हैं। सनी और पापा सहाय के बीच जो संबंध बताए हैं वो कविता जी ने एक मैच्योर पिता और मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हुए पुत्र के बीच में कैसे हो सकते हैं उसका पूरा चित्र खींच दिया है। उपन्यास पढ़ते पढ़ते मुझे कई बार लगा कि इस ऐसे उपन्यास पर कोई शॉर्ट फिल्म बन सकती है, कोई बड़ी फिल्म बन सकती है। ये उपन्यास इतना स्वाभाविक है और हर देखने वाले को सहाय कभी खुद में देखेगा, कभी पड़ोसी में देखेगा, सनी देखेगा, राहुल देखेगा, नेहा देखेगी। और एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं मैं कि हर उपन्यास कई सिटिंग्स में देखा जाता है। बड़े बड़े उपन्यासकारों में एक दिक्कत मैंने देखी है कि जो प्रवाह आज की सिटिंग में आ पाया है लेखन में, जब अगली सिटिंग करते हैं तो कई बार वो प्रवाह छूट जाता है, फिर वो एक डिफरेंट प्रवाह आता है। वो प्रवाह अपने आप में प्रभावी हो सकता है, लेकिन जब उपन्यास के समग्र में सोचते हैं तो वो वहाँ एक पैच वर्क दिखता है। कविता जी, आप इसलिए बधाई के पात्र हैं कि कहीं पर भी इसके प्रवाह में अप्स डाउन नहीं हुआ है। कई बैठकों में आपने लिखा होगा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आपने उपन्यास छोड़ दिया होगा, यहाँ से आपने वापस शुरू किया होगा, ऐसा कहीं नहीं लगता। यह एक उपन्यास लेखक की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। ये तो कविता जी ही बता पाएंगी इन्होंने क्या पहले सिनॉप्सिस बनाई थी, या ये बता पाएंगे कि कहाँ जाकर के अटकी और वहां से आगे बढ़ने में इनको दिक्कत महसूस हुई। लेकिन पाठक को कहीं ये एहसास नहीं होने देती कि जिस उपन्यास को निराश होकर ये एक बार बंद कर चुकी थी, उसी उपन्यास को अपने मित्रों के कारण उन्होंने वापस आगे बढ़ाया। यह कहीं से मैंने टटोलने की कोशिश भी की। जब इनकी मैंने प्राकथन पढ़ा तो मैंने टटोलने की कोशिश की उपन्यास कहाँ इन्होंने छोड़ दिया हो और कहाँ से इन्होंने वापस बढ़ाया होगा, मैं नहीं जान पाया। यह एक उपन्यास लेखक की सबसे बड़ी खूबी, उस प्रवाह को मेंटेन रखना, और वो भी पात्रों के चरित्र के अनुरूप। सनी का चरित्र चित्रित करना बहुत मुश्किल था। एक ऐसा लड़का जो लड़कपन से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है और वह उधेड़-बुन में है कि नेहा को बेंगलोर बुलाया जाए या नहीं बुलाया। वो अपने पिता को कोई जवाब नहीं देता है, जब बुलाने का कुछ ऐसा जिक्र होता है तो जवाब नहीं देता, वो चला जाता है। और बाद में आकर के वो टिकट के बारे में बात करता है, जिससे जाहिर होता है कि वह बच्चा सोचने की उम्र में आ गया है। ऐसी बातों को सोचने की उम्र में आ गया है जो बातें अपने नजरिए से वो नहीं सोचता है, दूसरे के नजरिए से, यानी पापा के नजरिए से सोचता है। वो महसूस करता है कि पापा अकेले खड़े हैं, बालकनी में खड़े हैं। वो अंदर आता है तो देखता है रोशनी भी नहीं की है पापा ने। वो समझ जाता है अपने पापा की मानसिकता। ये दौर कविता जी, वंदना जी, सोनल जी, ऐसा दौर है जहां व्यक्ति ये तो चाहता है कि मुझे सब समझे, लेकिन वह औरों को समझे ऐसी चाहना बहुत कम करता है। इस पात्र के माध्यम से आपने ये अभिव्यक्त कर दिया है कि जो रिश्तों की हार्मनी है
वो तभी संभव है जब दोनों पक्ष से इतनी ही गंभीरता से सोचा जाए। ये एक परोक्ष रूप से ये एक पाठक के मन में कहीं न कहीं ये हिदायत आ जाती है कि अगर मुझे अच्छा जीवन जीना है तो मुझे केवल मेरे बारे में नहीं सोचना है, मुझे औरों के बारे में भी सोचना है। इस सफलता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और अटूट बंधन को भी धन्यवाद देता हूँ। वंदना जी, आप कुछ और कहलवाना चाहें तो आप जरूर कहिएगा, मुझसे अगर कहलवाना चाहें तो। आपने बहुत ही अच्छी बात रखी और बहुत विस्तार से कहा, और ये बात जो आपने कही वो मैंने भी महसूस करी थी कि एक दब्बू लड़की को इतना मुख्य पात्र बना देना ये बड़ा सा हंस का काम है, क्योंकि आजकल जो साहित्य है वो इस हिसाब से लिखा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस के तरह लिखा जा रहा है कि ये गाइडलाइंस हैं, हमको इसी कहानी को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाना है। वो उसमें जब आप गाइडलाइंस तोड़ करके कोई लेखक लिखता है तो वो हिम्मत का काम होता है, और आप जैसे आलोचक उसको पहचान लें, ये आपकी बहुत बड़ी सराहना का भी विषय है, क्योंकि आलोचक भी ये गाइडलाइन से ही चलते हैं। तो ये इसमें कविता जी के साथ श्रेय के साथ साथ आपका भी बहुत श्रेय जाता है कि आपने उस चीज को पहचाना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आपने उपन्यास के हर बिंदु पे चर्चा करी तो वो बहुत ही मतलब उपन्यास की खूबसूरती को हर बिंदु पे बताया, और ये मतलब आपने हर बिंदु पे खोला, तो मेरे ख्याल से पाठकों को भी इससे काफी जानकारी मिली होगी। और मैं अब इस उपन्यास के बारे में अगर सोचूं तो मैं सोचती हूँ कि सब आप लोगों ने कह ही दिया है, तो मैं इसको शुरू करूंगी अपनी बात कहना एक दूसरे दृष्टिकोण से इस पे अपनी बात रखूंगी, और एक पंक्तियां कविता जी की उद्धृत करते हुए बात रखना चाहूंगी। हर कहानी जैसी दिखती है, ये उदाहरण लिया है 122 पेज से। हर कहानी जैसी दिखती है या दिखाई जाती है बिल्कुल वैसी ही नहीं होती। उसके पीछे कोई और कहानी होती है जिसे छुपाने ढकने के लिए एक सहज स्वीकार्य कहानी रची जाती है, जैसा मैंने किया। अब ये कहानी, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक पहलू मैं देखती हूँ इस कहानी में, क्योंकि ये कहानी में मुझे जब मनोवैज्ञानिक हिसाब से मैं इस कहानी को देखती हूँ तो मुझे इसमें 3 चीज बिंदु नजर आते हैं। एक तो फियर, गिल्ट और दूसरा कंडीशनिंग। तो सबसे पहला जो, अगर मैं मुख्य पात्र नेहा को छोड़ के मिस्टर सहाय पे आती हूँ, तो मिस्टर सहाय के अंदर जो है वो उनके अंदर गिल्ट है। उनके अंदर गिल्ट है, बहुत जबरदस्त गिल्ट है, क्योंकि वो अपनी नौकरी में लगे रहे और वो अपनी पत्नी से प्यार करते थे, परिवार से भी प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों से प्रेम करने के बावजूद वो अपनी नौकरी, अपने करियर में लगे रहे और घर नहीं लौटते रहे, जिसके कारण समय पे नहीं आए, कई साल तक नहीं आए, जिसके कारण उनका परिवार बिखर गया। बेटा ड्रग एडिक्ट बन गया, बेटी का भी डेथ हुई, वाइफ की भी डेथ हुई। ये सारे जो है उनके अंदर गिल्ट है। जब वो गिल्ट से भरा हुआ आदमी एक उसको लगता है कि किसी बच्चे के अंदर वो पापा कह देने से अगर किसी बच्चे के अंदर ये खुशी आ सकती है तो वो उसको सहज रूप से स्वीकार कर लेती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई इंसान इस बात के लिए राजी नहीं होगा, ना ही कोई औरत इस बात के लिए राजी होगी, लेकिन वो औरत भी बहुत परेशान है, वो भी अपनी तकलीफ में है और ये भी मतलब गिल्ट से भरे हुए, तो इनको लगता है कि किसी को खुशी दे सकते। वहीं पर जो भाई है, जो बेटा है उनका सनी, वो भी गिल्ट से भरा हुआ है कि उसने अपनी बहन की, वो तो अपनी ड्रग और इसमें लगा रहा और उसने देखा नहीं कि उसकी बहन के कदम भटक रहे हैं और वो इस तरीके से बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको एक बड़ा भाई होने का जो के नाते उसने जो कर्तव्य नहीं निभाया, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत पंक्ति है, मुझे पेज नहीं याद आ रहा है, जिसमें कि जो प्रेम है, जो रिश्ते हैं, वो केवल अधिकार के साथ नहीं आते हैं, उनके साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं, और जब हम कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो रिश्ते बिखरते हैं। ये रिश्तों की बहुत खूबसूरत परिभाषा है जो सबको समझनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों पे हम चाहते ही हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, लेकिन हम कर्तव्यों को उनको छोड़ते चलते हैं कि ये कर्तव्य तो कोई दूसरा निभाएगा। लेकिन यहाँ पर उसको भी गिल्ट है, इसलिए वो भी राहुल को उतनी ही सहजता से स्वीकार कर लेता है। हाँ, माँ के रूप में वो नेहा को स्वीकार नहीं करना चाहता। तो मिस्टर सहाय की सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। वो अलग बात है कि फिर नेहा के जीवन में उसके भाई का प्रेशर आने लगता है और उनको बताना पड़ता है बच्चे को कि राहुल को कि मतलब मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, और वो उस मतलब मजबूरी की वजह से समझता है। तो उनका जो गिल्ट है इस तरीके से बढ़ता है। अगर हम नेहा की बात करें तो नेहा पूरी तरह से कंडीशनिंग का शिकार है।
वो इतना ज्यादा शिकार है कि वो मतलब साहस ही नहीं कर पा रही है किसी को ये बताने की कि उसका विवाह टूट चुका है। वो एक छली हुई स्त्री है, लेकिन उसको लग रहा है कि दोष उसका है, जो हमारे समाज की महिलाओं की कंडीशनिंग है कि जब भी किसी स्त्री के साथ कुछ गलत घटता है, हमारी पहली उंगली और आज भी स्त्री के प्रति उठती है कि उसके साथ उसने कुछ बांध के नहीं रख पाई होगी, कुछ नहीं कर पाई होगी, बहुत सारी चीजें स्त्रियों पे ही लांछन लग जाता है। सबसे बड़ा लांछन तो ये कि बांध के नहीं रख पाई, नहीं तो पुरुष क्यों दूसरी जगह जाता। लेकिन पुरुष उसका जो है शुरू से ही उस विवाह से विरक्त है और वो ये समझना भी नहीं चाहती, और वो इतनी इनोसेंट है कि वो सास ससुर की सेवा करती है, सब करती है, वो समझती ही नहीं है कि पति उसके साथ शुरू से ही चीटिंग में था। वो सोच रही थी कि वो बाद में जाकर के उसने मतलब चीटिंग कर ली और बाद में उसको कोई और पसंद आ गई इसलिए उसने छोड़ दिया, लेकिन वो एक मतलब एक विवाह की एक मोहर लगाए रखना चाहती है ताकि उसको समाज के प्रश्नों का सामना न करना पड़े। दूसरी बात मायके की, एक लड़की का जो मायके के प्रति रिश्ता अगर सही ना हो तो एक लड़की कितनी डरी हुई सहमी हुई रहती है। इस उपन्यास ने उस सारी कंडीशनिंग उसके ऊपर क्यों आती है और उसकी सारा डर क्यों है, ये उपन्यास उस बात को भी खोलता है, क्योंकि 6 साल से मायके वालों ने उससे कोई संपर्क नहीं रखा। वो नहीं आ रही है, वो अकेले बच्चे को पाल रही है, सब कुछ है, कोई संपर्क 5-6 साल से मायके वालों से नहीं है। माता पिता के बाद भाइयों ने उसको पूछा भी नहीं। तो वो लड़की के अंदर वो डर आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि वो कंडीशनिंग बताती है, डर बताती है कविता जी, और साथ में ये भी बताती है कि डर आ कहाँ से, इसकी जड़ कहाँ है। हम अपनी बेटियों की शादी करने के बाद क्यों भूल जाते हैं कि हमारी बेटियां हैं और उनका हम अगर उनका नहीं हम बुला रहे हैं, उनका हालचाल नहीं ले रहे हैं, तो वो किस तरह की प्रताड़ना की शिकार हो सकती है। तो वो सारी कंडीशनिंग के वजह से वो डरी हुई लड़की है और वो हमेशा डरी डरी चलती है। उसने केवल राहुल की प्रश्नों का जवाब देने के लिए, राहुल को खुश करने के लिए मिस्टर सहाय का सहारा लिया। वो सहारा जब बाद में राज खुला और धीरे धीरे जैसे जैसे वो सहारा धीरे धीरे एक मजबूत दोस्ताना रिश्ते में बदलता है, बहुत धीमे धीमे। वो भी नहीं कि सहारा लिया और तुरंत दोनों के अंदर ये भावना आई कि हम दोस्त बन जाएं। दोस्ती भी नहीं है, केवल ह्यूमैनिटी है, केवल इंसानियत है। वो इंसानियत के नाते उनको सहारा दे रहा है और इंसानियत के नाते एक किसी हितैषी व्यक्ति से सहारा ले रही है। बाद में आते हैं उसके मायके वाले जब उस पर बहुत प्रेशर डालने लगते हैं और जब वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए और तुम्हें, उनका भी उद्देश्य ये नहीं है कि वो पैसा उसे मिल जाएगा। मायके वालों को इतनी सच्चाई इन्होंने लिखी है कविता जी ने, जैसा कि आपने कहा कि मायके वालों का भी उद्देश्य मतलब निगेटिव नहीं है। ये जब मुझे सूर्यबाला दी के उपन्यासों की जो है वो ध्यान आ रहा है इसको पढ़ते हुए, क्योंकि सूर्यबाला दी के उपन्यासों में कैरेक्टर निगेटिव नहीं होता, वो कैरेक्टर परिस्थितियों के शिकार होते हैं और परिस्थितियां निगेटिव होती हैं, परिस्थितियां पॉजिटिव होती हैं। यहाँ कोई विलन नहीं होता, परिस्थितियां। वो मायके वाले भी ठीक है, पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो इसलिए चाह रहे हैं कि अपमान जो बच्ची का हो रहा है, जो मेरी बहन का जो अपमान हुआ है, उन्हें पता चल गया, उन्हें भी समाज में सारा समाज, हम किसके कारण, अभी कुछ दिन पहले मैंने कविता लिखी थी वो 4 लोग, तो वो 4 लोग जो हैं, जो समाज के 4 लोग हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी के सारे दुख, सारी विडंबनाएं बुनती चली जाती हैं। और उन 4 लोगों में से उन चारों में से एक हम भी हैं जो दूसरों की जिंदगी को हेल बनाए हुए। तो ये कड़ी हम टूटने ही नहीं देते हैं, हम भी किसी की जिंदगी हेल बनाए हुए हैं, उसके बारे में पूछ के, उसके बारे में जान करके। तो ये 4 लोगों का जो पहाड़ा चलता जाता है वो कभी खत्म ही नहीं होता है। तो वो मायके वाले इस तरीके से उस पर दबाव डालते हैं और वो इतनी डरी हुई लड़की है कि उस दबाव को वो सहन नहीं करना चाहती। वो सोचती पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या होगा। राहुल, अच्छा केवल उसकी बात नहीं है, यहाँ पर एक माँ की भी फीलिंग भी उन्होंने दिखाई है कि उसको लगता है कि एक बार की वो तो सह लेगी प्रश्नों के उत्तर, राहुल कैसे सहेगा। अभी तो उसने बता दिया, पापा का फोन आता है, पापा विदेश में है, फोन आता है, हम बात करते हैं। एक बच्चा कैसे उस दर्द को सहेगा जब उसको उन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। तो वो इतनी शिकार होती है कि अवसाद में चली जाती है। तो यहाँ पर जब अवसाद की जो उन्होंने मतलब दिखाई है कि कई बार जो हमारे हितैषी होते हैं, और ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसको कि बहुत कम लोग समझते हैं, कि जब हमारा कोई अपना दुख में होता है तो हम उसे बहुत जल्दी निकालना चाहते हैं,
लेकिन दुख अपनी एक समय सीमा लेकर के आता है। हम उसको समय सीमा देना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो जो दुख में है वो जल्दी से निकले, और इन्होंने उसको दुख से जल्दी से नहीं निकाल करके उस मनोवैज्ञानिक समझ को प्रस्तुत किया है कि दुख भी समय मांगता है। ये नहीं होता कि और ये सारे लोग दबाव बनाते, किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो समझाने वाले कहते हैं अरे छोड़ो, अब अपने आगे दूसरों को देखो। उसको समय कोई देना नहीं चाहता, और उसमें उनकी नेगेटिव फीलिंग नहीं होती। मुख्य बात यह है कि उनकी नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, वो भी चाहते हैं कि अगला व्यक्ति जल्दी से हमारे परिवार का सदस्य नॉर्मल हो जाए, लेकिन दुख अपना समय मांगता है, और अगर दुख को समय नहीं दिया जाएगा तो वो अवसाद जैसी मनोग्रंथियों में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये पूरे समाज को समझने वाली बात है कि दुख को समय देना चाहिए। इस तरीके से मतलब उन्होंने उसको आगे बढ़ाया उपन्यास को। फिर इसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर इसमें आता है, जिसमें कि जो फियर और कंडीशनिंग दोनों ही नेहा में मुझे दिखाई दी, वही फियर जो है दिखाई दिया मुझे सौंदर्या के में भी। सौंदर्या की भी एक बैक स्टोरी है जिसमें वो किसी से प्रेम करती है और वो पिता को पसंद नहीं है। उसकी माँ उस वजह से मतलब उस टेंशन, घर का जो माहौल बिगड़ता है, उस टेंशन की वजह से उसकी माँ की मृत्यु होती है। तो वो पिता के अकेलेपन का जो उसके अंदर गिल्ट, उसके अंदर भी एक गिल्ट आ रहा है कि पिता के अकेलेपन की वजह वो खुद है, तो वो इस वजह से शादी नहीं करती। अब सब झूठ छिपा रहे हैं, जैसे कि हम आम जिंदगी में करते हैं। हम सब हैप्पी हैं, हम सब बहुत खुश हैं, ये दिखाने के लिए हम सब कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, और सब झूठ बोल रहे हैं। सौंदर्या झूठ बोल रही कि उसने शादी इसलिए नहीं करी कि पढ़ते पढ़ते जो है उसकी उम्र निकल गई, जिसकी वजह से अब उसका शादी करने की इच्छा नहीं है। नेहा झूठ बोल रही है कि उसका पति जो है वो विदेश में है और वो छोड़ी हुई पत्नी नहीं है। और वहीं पर मिस्टर सहाय भी झूठ बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी का और बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हुई है। वो ये नहीं बताने की हिम्मत कर पा रहे हैं कि वो कल्प्रिट नहीं है, लेकिन जो भी है उनकी वजह से ऐसा हुआ है। वहीं तीसरे हिस्से में जब हम इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष में, जब ये कहानी मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझने के लिए खुलती है, पहले तो ये मनोवैज्ञानिक व्यथाओं को समझाती है कहानी, फिर मनोवैज्ञानिक उलझनों को सुलझाने का प्रयास करती है। तो जब ये खुलती है तो सनी समझता है अपने पिता की व्यथा कि कोई इंसान बहुत ज्यादा अपने करियर माइंडेड हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, भले ही उन्होंने ये चाहा नहीं था कि वो परिवार को निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि विलन कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने चाहा नहीं था। वो बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन थे, तो इसलिए उनकी इतनी गलती नहीं है। वहां पे वो उसके अंदर क्षमा भाव झांकता है कि उसकी माँ की और उसकी बहन की मृत्यु में पिता की गलती नहीं है, क्योंकि वो करियर माइंडेड थे, हो गई गलती। वो इवल नहीं थे, वो अपनी शादी को खराब नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो प्रेम भी करते थे। लेकिन वो वहां पर तब वो सनी के अंदर समझ जागृत होती है। सौंदर्या भी समझती है अपने पिता के अकेलेपन को, फिर वो समझती है कि उनका पिता का अकेलापन है, तब वो सोचती है कि वो दोष मेरा है तो मैं शादी नहीं करूंगी। हर पात्र वहीं पर जो मिस्टर सहाय हैं वो भी अपनी कमजोरियों को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे जीवन की कमजोरियां हैं। और वहीं पर जब सौंदर्या को बताने जाते हैं अपना पास्ट, अपना अतीत, तो वो सोचते हैं कि किसी को हमें अपनी कहानी का कितना हिस्सा बताना चाहिए। ये भी एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाली बात है। वहां पर वो क्योंकि वो उसकी ऑफिस की कलीग है, बात ऑफिस में फैल सकती थी, तो उन्होंने जो हिस्सा उन्हें बताने लायक लगा वो तो उन्होंने बताया। उन्होंने तब भी वो हिस्सा छिपाया जो उन्हें छिपाना गलत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी इंसान कहते हैं खुली किताब की तरह होना चाहिए, लेकिन खुली किताब पढ़ का जिस तरह से फजीहत होती है, आजकल तो ट्रोलिंग का जमाना है, तो वो तो ऑफिस में उनकी बात फैल सकती थी। तो उन्होंने उस कहानी का वो हिस्सा तब भी उससे अलग रखा। तो इस तरीके से अगर मैं मनोवैज्ञानिक आधार पर इस कहानी को देखती हूँ तो इन्होंने हर पात्र के मनोविज्ञान में प्रवेश किया है, एक बाल मनोविज्ञान में प्रवेश किया है कि एक बच्चे को कैसा लगता है जब उसका पिता उससे बात नहीं करता, तो वो क्यों उसके अंदर हुक उठती है। दूसरा बच्चे को कैसा लगता है, सनी है जिसका पिता ने उनको समय पे ध्यान नहीं दिया, और उसके अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन है। दो बच्चे जो ऐसी परिस्थितियों में पले हैं जिसमें एक बच्चा जो है वो माँ उसकी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रही है, वो उसमें, और एक बच्चा
फंसी हुई है कि उसको खूब पैसे में पाला जा रहा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उनके स्वभावगत क्या क्या विशेषताएं आ सकती हैं, इन सभी चीजों को डालने की कोशिश करी है और गहनता से समझने की और गहनता से समझाने की भी कोशिश करी है कि कोई भी पात्र, कोई भी पाठक अगर इसे पढ़े तो वो समझे कि जीवन ऐसा ही होता है। हम ये नहीं कह सकते ये सही है, वो गलत है, वो गलत है, वो सही है, ये जीवन है, ये ऐसा ही चलता है। हमें अपने भूलों से सीखना है और जीवन को आगे दिशा देनी है। और जैसे कि कहानी के नाम से अब तो बेल फैल गई, तो कहानी के नाम से बेल कब फैलेगी? जब उसे प्रॉपर जो है वो हवा पानी धूप मिलेगा, तब बेल फैलेगी। और वही प्रॉपर हवा पानी धूप उन रिश्तों को जब मिलने लगती है, तब रिश्तों की ये बेल फैलती है। और एक जो मतलब एक गांधी जी का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, तब एक बार क्या हुआ कि भीड़ ने उनको घेर लिया मारने के लिए। तो वो एक जगह छिपे थे, वहां छिपे रहे और उन्होंने भीड़ का सामना नहीं किया। दूसरी बार, ये हम लोगों ने 12th में सिलेबस में पढ़ी कहानी थी, मैं नाम भूल रही। दूसरी बार ऐसा समय आया जब उन्होंने बाहर निकल के भीड़ का सामना किया। उन्होंने कहा कि हमने खुद वो, जब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों काम मैंने ही किए। एक बार सामना ना करने का डिसीजन भी मेरा था और सामना करने का डिसीजन भी मेरा था। तो जब ये इंसान अपने डिसीजन से सीखता है और समझता है, वही नेहा भी समझी। उसने कहा वो किसके लिए किसका तमगा लगाए घूम रही है, जो पिता अपने बेटे को पहचानना भी नहीं चाहता, उसको 2 मिनट देखना भी नहीं चाहता, उसकी रक्षा करने के लिए, उस शादी की रक्षा करने के लिए, उस तमगे की रक्षा करने के लिए वो इस शादी को ढो रही है, इस बंधन को ढो रही है। किसका डर है उसे? जो वहां पे वो राहुल को, जब ये लोग मिस्टर सहाय भी कहते हैं कि राहुल को मत बताओ, वो राहुल को बताती है कि नहीं, तुम्हारे पिता ने तुमको नहीं पहचाना। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी को सच बता के एक बार तकलीफ दे दो, वो बेहतर है कि उसको झूठ से बार बार तकलीफ देते रहो। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलुओं को उन्होंने समझने की और बताने की, पाठकों का अगर पाठक इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि बच्चों को सच बता देना बेहतर है, कहीं इसके अतिरिक्त कि हम उस पर ध्यान दें कि वो झूठ को सुनते चले जाएं। इस तरह से सब गुत्थियां सुलझी। और दूसरा जो एक मुझे बहुत मतलब इसमें अच्छा लगा, और शायद मैं ढूंढ पाऊं अगर, दूसरा जो मुझे इसमें अच्छा लगा तो वो ये है कि जब वो मिस्टर सहाय सोचते हैं, क्या किसी बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज वाली नौकरी में जाने वाला आजकल के युवा इसलिए अपने शहर, गांव, माता पिता, रिश्तेदारों से संबंध नहीं रखते क्योंकि नौकरी के लिए जिस तरीके या सभ्यता को वे अपना लेते हैं उसके सामने सब कुछ बहुत पिछड़ा सा लगता है। एक बड़ा पॉइंट है जो उन्होंने उस उपन्यास का रखा है कि जब प्रदेश चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं बच्चे, तो जब अपने घर आते हैं तब उन्हें अपनी ही संस्कृति, अपने ही संस्कार, अपने ही माता पिता बहुत पिछड़े लगने लगते हैं। और ये उन दोनों में गैप की जो हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप, तो हमेशा हर जनरेशन में आया था, लेकिन अब जब से बच्चे दूर जाने लगे तो एक ये बड़ा गैप आ रहा है। ये दोनों के लिए कठिन है। और फिर वो अपने को खंगालता है। एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि आप अपने माता पिता को माफ कर दीजिए क्योंकि वो भी बड़े हो रहे थे, वो भी बड़े हो रहे थे। तो उस दिशा से अगर मैं इस कहानी को देखती हूँ तो वो भी अपने को खंगालते हैं, वो बार बार अपने को खंगालते हैं कि कहाँ मुझसे गलती हो रही थी। तो वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी को तो ये बड़ा वो लकड़ी का 5 सीटर सोफा ही पसंद था, मैं ही उसको आधुनिक चीजें ला करके दे दिया, मैं ही उसको आधुनिक बनाने की कोशिश करता रहा। तो जो प्रेम उस लकड़ी के सोफे की वजह से था, जो प्रेम मतलब चीजें केवल चीजें नहीं होती, चीजें हमारे इमोशन जुड़े रहते हैं। कि ये हमने शादी के एक पलंग कहानी थी सुधांशु गुप्ता जी की, तो उनकी जो पलंग है पत्नी के मायके से आया है, उनकी ससुराल से आया है, और वो पलंग काफी खचर खचर करने लगता है, काफी पुराना हो गया, लेकिन वो पलंग नहीं हटवाते क्योंकि उनके उसमें इमोशन जुड़े हैं। तो चीजें केवल चीजें ही नहीं होती, हम वस्तुपरक बनते चले जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक युग है। और जो है हम लोग के जमाने में तो हम लोग वो पेन भी संभाल के रखते थे जिससे पेपर दिया था, पेपर अच्छा चला गया तो वो पेन भी संभाल के रखते थे। फिर बाद में तो रिफिल वाले पेन ही आना बंद हो गए, यूज एंड थ्रो का जमाना हो गया, लेकिन रिश्ते यूज एंड थ्रो नहीं होते हैं। हमें अपनी जिन चीजों की इमोशनल वैल्यू है, जिन चीजों की
हमारे जीवन में वैल्यू है उनको सहेजना भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी मतलब ये उपन्यास ये बात रखता है। और इसीलिए वो उन दूरियों की जो लोग बाहर बस जाते हैं और जब अपने घर लौटते हैं तो दो ऐसा लगता है दो अजनबी मिल रहे हैं, माता पिता और बच्चे नहीं मिल रहे हैं, पति पत्नी नहीं मिल रहे हैं, दो अजनबी मिल रहे हैं। क्योंकि एक जीवन की रेस में धीमे धीमे चल रहा था और एक उससे कहता है, दौड़ते हुए आता है और कहता है दौड़ो दौड़ो, तो दूसरे की सांस फूलने लगती है। तो जो सांस फूलने का जो असर होता है वो रिश्तों में दूरी का कारण है। अगर दोनों लोग ये समझ जाएं कि हमारे बीच प्रेम नहीं घटा है, ये हमारे दौड़ने की स्पीड में अंतर है, तो रिश्ते और खूबसूरत हो जाएंगे। तो इस तरह से इस उपन्यास पे बहुत ज्यादा बात की जा सकती है कि हर मनोवैज्ञानिक समस्या को रिश्तों की अंदर आने वाली एक आम जिंदगी के आम कथानक के माध्यम से रिश्तों के अंदर आने वाली बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेती हैं और उनको सुलझाती हैं और एक पाठक को एक दिशा देती है। तो ये जब पाठक इसको पढ़ता है तो उसको अपनी जिंदगी से, हमको कौन सी कहानियां या कौन से उपन्यास या फिल्में नाटक जो कुछ भी है पसंद आते हैं जिसको हम अपनी जिंदगी से रिलेट कर पाए या अपने आसपास के लोगों की जिंदगी से रिलेट कर पाए। तो ये कहानी उन्हीं कहानियों में से आती है जिसको आम पाठक रिलेट करता है। और इसमें दो बातों के लिए विशेषकर वो मतलब कविता जी बधाई के पात्र हैं कि वो एक आम दब्बू स्त्री को लेकर के आई और वो बाद में भी बहुत तेज तर्रार बिल्कुल फर्राटेदार नहीं बन गई। उन्होंने उसकी सीमाओं के अंदर ही एक स्त्री जितनी अपनी सीमाओं में बढ़ सकती है उतना ही बढ़ाया उन्होंने एकदम से। जैसे कि बहुत सारी कहानियां मुझको बहुत मतलब क्या कहना कि साहित्य की दृष्टि से बड़ी अच्छी होती है कि लड़की एकदम से कह देती है कि अब मुझे पति का घर भी नहीं रहना है, मुझे मायके में भी नहीं रहना है, पति के घर भी नहीं रहना है, और वो निकल पड़ती है और कहानी का यहाँ अंत हो जाता है। और उसके बाद मेरे मन में उस पात्र के लिए इतना टेंशन होता है कि जाएगी कहाँ ये कल का खाना कैसे खाएगी। तो ये मतलब वो शिक्षित भी नहीं है लेकिन वो चल देती। ऐसे कहानियां एक पाठक को एक गलत दिशा दिखाती हैं। ये बताती हैं कि हम मतलब हमें तो आजादी चाहिए लेकिन आजादी आपकी जो है वो मतलब आजादी जो है स्वतंत्रता की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत आपको अपने परिश्रम से अपनी जगह बना करके। अभी शी रोज में एक कार्यक्रम में मैंने सुना था कि एक लड़की थी, उसके हस्बैंड से लड़ाई हो गई, बच्ची उसकी 3 साल की थी और हस्बैंड ने जो है उसके ऊपर तेजाब फेंका वाइफ के ऊपर। और वो तेजाब फेंक करके जब फेंका तो बेटी की तो दोनों आंखें चली गई और वाइफ को भी काफी चली गई और काफी जल गई। वो अपने मायके गई, मायका भी गरीब था, उन लोगों ने उसकी सहायता नहीं करी। वो वापस लौटी और शीरो संस्था से जब तक उसका संपर्क हुआ तब तक उसको उसी पति के पास रहना पड़ा जिसने उसके ऊपर तेजाब फेंका था। सच्चाइयां ये होती है, सच्चाई इतनी डरावनी होती है, कहानी इतनी भी काल्पनिक नहीं हो जानी चाहिए कि लड़की निकल ली और वो अब सब कुछ सही। और जैसे फिल्मों में होता है ना दी एंड और फूल गिर गए, वैसा नहीं जिंदगी में होता है। तो कहानी में रियलिटी दिखनी चाहिए, लगना चाहिए कि यहाँ पे तार्किक हो रही है। तो ये कहानी यहाँ पे तार्किक हो जाती है कि नेहा के कैरेक्टर में आमूल चूल बदलाव नहीं आता। हाँ, वो डिसीजन मेकिंग उसकी पावर आती है क्योंकि वो डिसीजन वो 1 मिनट में लेती है। वो समझती है कि जिसको इतनी भी वैल्यू नहीं है, जिसको मेरी इतनी भी कदर नहीं है, हम किस समाज से डर रहे हैं, हम किस लिए डर रहे हैं कि राहुल सामना नहीं कर सकता। और एक खूबसूरत परिवार बनता है जो कि पहले से बना हुआ नहीं है, जो इंसानियत के आधार पे जुड़ा है, जहां प्रेम धीरे 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 विकसित हुआ है। यही रिश्ते सच्चे होते हैं और यही रिश्ते पक्के होते हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और कविता जी से संबंधित कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो वो ले सकता है। और कविता जी, हम चाहेंगे कि आप इसका छोटा सा अंश पढ़ें। अंश भी पढ़ें और कविता जी आप अपनी बात भी कहें। जी। रचना प्रक्रिया में आपको क्या उलझने हुई, कहाँ अटक गई थी आप, कैसे आगे बढ़ी, क्योंकि ये जानना बड़ा रोचक होता है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी अटूट बंधन पेज का कि उन्होंने मेरे उपन्यास पे चर्चा का आयोजन किया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस उपन्यास को इस योग्य समझा। सोनल जी बहुत धन्यवाद, आप तो रचना प्रक्रिया के समय से जुड़ी हैं, आपने अपनी बात कही और इनके पात्रों के बारे में। हरिव्यास सर,
आपने तो मुझे मेरी लेखनी पे जो आश्वस्ति आपके वक्तव्य से, आपकी समीक्षा से मिली है, उसे मैं बयान नहीं कर सकती। आपने इतनी सूक्ष्मता से एक एक बिंदु पर उसकी बात की है और किस तरह से अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के आपने उपन्यास पढ़ा और मुझे तुरंत आपने मैसेज किया और इतना आपको मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन ये आपका वक्त, आपकी लिखी हुई समीक्षा और आज का आपका वक्तव्य मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वंदना जी से तो मैं जानती हूँ कि आप मनोविज्ञान के हर पहलू पे बहुत बारीकी से बात करती रही हैं, आपको बहुत समय से जानती हूँ और आपने आज भी अपनी बात में मनोवैज्ञानिक हर पहलू को उजागर किया है और इस चर्चा का आयोजन किया है। मैं सभी अपने श्रोताओं को, दर्शकों को भी धन्यवाद कहती हूँ जो इस चर्चा में शामिल रहे। अब तो बैली फैल गई, खैर ये सबसे आखिरी में तय हुआ कि इसका शीर्षक मैं इस तरह से रखूंगी। कुछ दिमाग में था कि एक कुछ पोएटिक सा कुछ इस बार मुझे लेना है शीर्षक, और शीर्षक के लिए 2-2.5 महीने उपन्यास पढ़ा भी रहा मेरा। इस कहानी की शुरुआत असल में मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कहानी है। कहीं ना कहीं नेहा जैसी कोई पात्र मेरे घर के आसपास से ही रहती थी जिनको मैंने अपने बहुत शुरुआती जीवन में देखा था और बस कहानियां बुनने का एक शौक है तो उनको लेकर इस तरह का कुछ हुआ नहीं था। कुछ एक परिस्थितियां मैंने एक काल्पनिक परिस्थितियां तय की, जैसा वंदना जी ने कहा कि ऐसा होता नहीं है कि कोई अजनबी फोन करे और कहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो निश्चित रूप से ये एक मेरी कल्पना थी जिससे मैंने इसको शुरुआत किया। और सच कहूं तो ये कहानी मेरे कहानियां लिखना शुरू करने के पहले की कहानी है, जिसको मैं धीरे धीरे इसको मैं आगे बढ़ाती गई क्योंकि इसमें बहुत सारी जद्दोजहद थी। मैं मानसिक रूप से उस चीजों को एक बैठक में लिखने के लिए तो कतई तैयार नहीं थी और असल में जब लिखना मैंने शुरू किया तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कहानी किस तरह से चलेगी, किस रूप में आगे बढ़ेगी, इसमें कितने सारे द्वंद्व आएंगे और इन द्वंद्वों को मैं किस तरह से लिख पाऊंगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। लेकिन सच बताऊं तो ये मैंने लिखना जब शुरू किया था तब ये सोच के नहीं किया था कि ये कोई उपन्यास मैं लिख रही हूँ या एक मुझे कुछ प्रकाशित करवाना है, और इस तरह की चीज कभी मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं लिख रही थी ये जानने के लिए कि मैं लिख सकती हूँ, ये जानने के लिए कि मैं इन अंतर्द्वंदों को पकड़ सकती हूँ, उनको उभार सकती हूँ, उनके लिए वो उचित शब्द और वो परिस्थितियां सोच सकती हूँ या नहीं। तो ये एक तरह से मेरी खुद की चुनौती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा उपन्यास की भूमिका में भी कहा कि सोनल जी, सुनील चतुर्वेदी जी जैसे मित्र थे जिन्होंने आश्वस्ति दी कि नहीं ये एक उपन्यास है और मुकम्मल उपन्यास है और आप इसको प्रकाशित करवाइए, तो ये एक पड़ाव तक पहुंचा। बहुत सारी चीजें थी। एक जब मैंने ये इसकी कहानी शुरू की, राहुल एक 12 साल का बच्चा है, तब मेरी छोटी बेटी उस समय कॉलेज में पढ़ रही थी तो मैं उसके साथ बहुत डिस्कस करती थी। मैं कुछ कहती थी और वो मना कर देती थी, नहीं मम्मी 12 साल का बच्चा ऐसा नहीं सोचता, 12 साल का बच्चा है तो वो ऐसा नहीं करेगा, ये चीज वो कर सकता है, ये चीज वो नहीं कर सकता। तो ये एक छोटे बच्चे, हालांकि ऐसा नहीं है मेरे भी बच्चे छोटे रहे, उनको मैंने बड़ा किया, लेकिन वो परिस्थितियां बहुत अलग थी। तो ऐसी मैं उसके सामने परिस्थिति रखती थी और वो मुझे बताती थी कि उसके अंतर्द्वंद क्या होंगे। तो यहाँ से चीजें शुरू हुई। जब इस उपन्यास में नेहा की कश्मकश, नेहा के अपने फाउंडेशन और अपने जो वर्जनाओं की बात आई, तब मैंने बहुत ध्यान से कहीं अपने जीवन को भी देखा, कहीं अपने आसपास वाले और भी स्त्रियों के जीवन को देखा, कहीं अपना पढ़ा हुआ देखा। तब मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से हमारे यहाँ का एक सामाजिक
संरचना है हम जिसमें कहते हैं कि स्त्रियों के तो 2 घर हैं, वास्तव में उसका कोई घर नहीं हो। वो सब जगह सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल। मायके में उसके ऊपर हमेशा एक बोझ होता है कि तुम्हें इस घर की लाज रखनी है। कोई ये ना कह दे कि तुम्हारे माता पिता ने क्या संस्कार दिए। इसी बोझ को अपने सिर पर रखकर वो अपनी बहुत लंबी जिंदगी गुजार देती है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। वो अपने मायके की लाज निभाने के लिए दबती जाती है, झुकती जाती है, करती जाती है, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तब वो ठगी सी जब देखती है तो उसको अपने आगे पीछे न मायके से कोई दिखाई देता है और न ही ससुराल से कोई दिखाई देता है। जब मैं ये उपन्यास लिख रही थी तब ये चीजें कुछ चीजें इसमें बहुत सहज आई। जैसे जब नेहा अपनी भाभी से बात करती है और वो देखती है कि शायद मेरे सास ससुर जानते थे कि विजय ने दूसरी शादी कर ली। ये उसके लिए खुद के लिए एक झटका होता है। देखिए क्या होता है, हम अपने जीवन में इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए चलते चले जाते हैं कि हमें उसको ठहर के रुक कर पीछे देखने का वक्त नहीं मिलता। हम कभी उसकी विवेचना नहीं करते। हम जानते नहीं है कि किस तरह से चीजें हो रही हैं और किस तरह से हमारा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम कभी ठहरते हैं और उसके को अवलोकन करते हैं तब हमको पता चलता है कि अच्छा ये चीजें तो ऐसी थी, हम ही को नहीं दिखाई थी। और ये स्थिति कोई अद्भुत कोई बनाई हुई स्थिति नहीं है, ये बहुत सारी स्त्रियों के साथ होता है। मैं फेसबुक पर भी कई पोस्ट पढ़ती हूँ जहाँ स्त्रियां कहती हैं कि शादी के 20 साल बाद उनको पता चला कि अच्छा वो तो इस्तेमाल की जा रही थी अपने ससुराल पक्ष वालों की तरफ उनके द्वारा, खुद उनके पति के द्वारा, खुद उनके मायके वालों के द्वारा। तो ये इसी तरह से जो एक चीज थी जो इसमें मैं लेकर आई हूँ कि विजय ने शादी की क्योंकि माता पिता बिना शादी किए बिना उसे जाने नहीं देते। उसने शादी की, उसने नेहा से संबंध बनाए, उसने एक बच्चे को पैदा होने दिया जबकि वो खुद डॉक्टर था। वो जानता था कि मुझे जाना है, लेकिन उसने बच्चे के रूप में नेहा के पैरों में एक बेड़ियां डाली। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे वाकई बहुत जूझना पड़ा। इस कटु यथार्थ को इस तरह से उपन्यास में लाने के लिए मुझे उस चीज को मैंने आसपास देखा है, लेकिन देखे हुए को आपको जब उतारना होता है शब्दों में तो आप उसको बिल्कुल सहजता से नहीं उतार पाते। वो चीजें आपको कहीं बहुत उद्वेलित करती हैं। कई दिन तक वो चीजें मेरे दिमाग में चलती रही और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये एक पहलू है। आपको याद होगा सालों पहले एक खबर आई थी कि पंजाब में से जो लोग काफी सारे लड़के बाहर जाते हैं वो यहाँ एक शादी करते हैं और अपनी पत्नी को यहाँ माता पिता के पास रख छोड़ते हैं ताकि वो उनकी सेवा करें और वो वहां जाकर दूसरा घर बसा लेते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या है वहां की। तो कहीं ये पड़ी हुई इस तरह की खबरें भी मेरे दिमाग में थी जिन्होंने इस चीज को उठाया इस उपन्यास में और इसको इस तरह से मैं लिख पाई। दूसरा एक जो मेरा विचार था इस उपन्यास को लिखते हुए वो था विशेष रूप से पुरुषों की स्थिति। हमने पता नहीं क्यों हमारे समाज में पुरुषों को एक अपराधी घोषित कर रखा है। हमने ये मान रखा है कि हर चीज के लिए पुरुष जिम्मेदार हैं, लेकिन पुरुषों की भी अपनी सीमाएं हैं, अपनी वर्जनाएं हैं। उनके साथ भी सामाजिक दृष्टि बहुत संकुचित है उनके प्रति भी। मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि अकेले पुरुष को समाज में बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप उनको छोड़ देते हैं, आप उनका कहीं साथ नहीं देते। महिलाओं के साथ तो फिर भी आप कहीं ताने दे देते हैं, कहीं उनको उनसे सहानुभूति जता लेते हैं और इस तरह से आप उनको शामिल कर लेते हैं, लेकिन पुरुषों की स्थिति बहुत खराब। तो यहाँ मैंने खास विशेष सहाय के रूप में मैंने समाज के उन पुरुषों की स्थिति भी सामने रखने की कोशिश की है जो किसी कारणवश अपने जीवन में अकेले हैं, अपनी जिम्मेदारियों
का दबाव ले रहे हैं और उन जिम्मेदारियों से जूझते हुए वो किस तरह से जीवन को देखते हैं, किस तरह से उसके साथ जद्दोजहद करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें मैंने उसमें ली है। जैसे अप्पा का चरित्र है, सौंदर्या के पिता हैं, वो अपने मित्रों से नहीं मिलते हैं क्योंकि उनके मित्र फिर सवाल करेंगे तुम्हारी बेटी शादी क्यों नहीं करती। वो अपनी बेटी के प्रति खुद को जवाबदार महसूस करते हैं कि उसको वो सही दिशा नहीं दे पाए, सही शिक्षा नहीं दे पाए। यहाँ हर हर संबंध अपने किए, जो भी उन्होंने किया बहुत सहजता से किया, किसी दुराभाव से नहीं किया, लेकिन उसके जो परिणाम है उसके लिए एक दबाव में है। उन परिणामों के लिए कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहा है और उस जिम्मेदारी के और उस दबाव के महसूस करने की वजह से उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में क्या अंतर आता है, वो चीज को मैंने यहाँ उठाने की कोशिश की। जब मिस्टर सहाय सौंदर्या से मिलना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने आसपास वालों से मिलना चाहिए था, अगर मैं मिलता रहता तो शायद मुझे ये अकेलापन इस तरह से ना उठाना पड़ता, इस तरह से ये मुझे इतना ज्यादा परेशान नहीं करता। तो सामाजिकता के जो छोटे छोटे पहलू हैं, एक तरफ नेहा भी समाज से कट रही है क्योंकि वो प्रश्नों के जवाब नहीं देना चाहती, तो मिस्टर सहाय भी समाज से कट रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो अपराध बोध है वो किसी के सामने ना आ जाए। पुरुषों की भी स्थिति हमारे समाज में बहुत सुकूनदायी नहीं है, वो भी अपने आप को बहुत आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम फिल्मों में जो देखते हैं कि हमारे हीरो बिल्कुल जाके तुरंत किसी को प्रपोज कर देते हैं और अपनी बात कह देते हैं या गाना गा लेते हैं, ये स्थिति समाज में नहीं है। उनके भी अपने कहीं ना कहीं उनकी सीमाएं हैं, उनकी मर्यादाएं हैं और उसमें उनको बंध के रहना पड़ता है और उसका प्रभाव न सिर्फ उनके जीवन पे पड़ता है, उनके पूरे परिवार पे भी पड़ता है, उनके अपने व्यक्तित्व पे पड़ता है, उनकी अपनी सोच पे पड़ता है। तो इन्हीं चीजों को मैंने कोशिश की है कि अपने पाठकों को ऐसी चीजें देखने की और उनको दृष्टि देने की कोशिश करूं। और वंदना जी ने कहा है कि मैं कोई उसका भाग पढ़ूं, तो मुझे लग नहीं रहा। वंदना जी आप समय देखकर बताइए कि क्या मैं पढ़ सकती हूँ। थोड़ी देर थोड़ा छोटा सा अंश पढ़िए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ निकाल के तो नहीं रखा था। मुझे लगता नहीं है कि मैं इसमें से अभी इस समय ढूंढ पाऊंगी। हमारा समय होगा तो मैं मेरी बात में एक छोटा सा भाग आपको मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जीवन में प्रेम पाने की ललक युवावस्था से ज्यादा होती है। एक लंबा जीवन जीकर सब कुछ पाकर बहुत कुछ खो देने वाले इंसान के लिए प्रेम करना इतना आसान भी नहीं, बल्कि वह तो इस एहसास को जुबान पर लाते और महसूस करते भी कतराते हैं। इसे तो इसके पहले बचे हुए को समेटने की चिंता सताती है। रिश्तों पर विश्वास कर पाने की जद्दोजहद, दबाव, छलावा, छवि का तड़कना, ऊपर से शांत दिखने वाले जीवन की तलहटी में हलचल मचाते हुए धुंधलापन फैलाते रहते हैं। ये जीवन के झंझावात की तरह होते हैं जिनसे बचना आसान नहीं है। खोकर पाने और पाकर खोने वालों के लिए जीवन को देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। जिसने सब कुछ पाकर खोया है वह बचे हुए की सार संभाल के लिए सतर्क होता है। कुछ और पाने की आकांक्षा भले हो, लेकिन बचे हुए को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं होती। जीवन के हर कदम, हर निर्णय पर इसका असर स्पष्ट नजर आता है। खो देने के बाद का खालीपन जीवन पर छाया रहता है। खोकर खाने वाले का जीवन शायद कुछ बड़ा होता है। वे खोने के दर्द को पीना सीख जाते हैं और फिर आगे बढ़ना भी।
इन दोनों ही तरह के लोगों के परस्पर सामंजस्य से जिंदगी की मुश्किलें हल करने की दिशा मिलती है, यही दोस्ती के दायरे बनाती है। तो इससे आगे बढ़कर प्रेम और विश्वास की राह है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, और जैसा कि सारा ही अच्छा है। इसी में मैं मधु मेहता जी का एक कमेंट ले रही हूँ। जी। कविता जी, यह बेल अपने आप में स्वच्छंद रूप से आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा, लेकिन दबाव में जब बढ़ ली तो सही तरीके से पनप नहीं पाती। इसके लिए जरूर कुछ होना चाहिए। तो बताएं इस बारे में कि बेल जो है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि देखिए अभी इस समय विवाह पे बहुत बात भी चल रही है, और जरूरी नहीं है कि मतलब ये सही दिशा में चल रही हो। अगर सही दिशा नहीं है तो फैसले ले, जैसे कि नेहा ने भी लिया ना फैसला, उसने विवाह को तोड़ा, उस गलत दिशा में बढ़ ली बेल को तोड़ करके दूसरी दिशा में पनपा देने का भी साहस करा है। तो ये उसी दिशा में बेल चले, ये जरूरी नहीं है। और आप इस बारे में कुछ बताइए हरि व्यास जी। जी, दरअसल कहानी का अंत कुछ भी हो सकता था। ये कहानीकार के अपनी समझ पर निर्भर करता है। सौंदर्य का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि वो किसी को मोह लेता है, किसी को भी प्रभावित कर सकता है। और सौंदर्य के पिता का चरित्र वो थोड़ा सा, हालांकि उसमें अंश आया है, लेकिन वो तारीफ काबिल क्यों है कि उन्होंने पहले ही सौंदर्य को कह दिया था कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं। और अंततः सौंदर्य जब अपना जीवन नष्ट करके वापस पिता के पास पहुंचती है तो पिता उसे एक वाक्य नहीं कहते कि देखो मैंने तुम्हें कहा था, तुमने गलती क्यों, नहीं कहते। ये उनका बड़प्पन है। वो इस पायदान पर जब जिंदगी के चल रहे हैं उस समय उनमें एक अद्भुत सब्लिमिटी, एक औदात्य आया है जिसे क्षमा करना आता है। और यह पात्र बहुत छोटा होने के बावजूद भी कहीं कहीं एक संकेत देता है कि गलतियां क्षमा भी करनी पड़ती। और सौंदर्य और सहाय का मिलन नहीं करवाती कविता जी, नहीं करवाती। सौंदर्य के मन में आकर्षण है उस तरह का, लेकिन सहाय के व्यवहार को इतना कविता जी ने संतुलित बताया है, इतना संयमित बताया है। मित्र के रूप में वो सौंदर्य को याद करते हैं, लेकिन उसमें कहीं कोई संभावना आप नहीं टटोल सकते कि वे सौंदर्य से विवाह कर सकते। तो इसको ठीक उलट करके कहें कि अगर होता तो क्या। इस उपन्यास में सौंदर्य से विवाह करने के बाद वे सारी स्त्रियां समाज की जो नेहा जैसे बस उतनी ही सबलता है, इससे ज्यादा सबलता नहीं उनमें, ये उनका एक तरह से अपमान होता है। सौंदर्य खलनाई का नहीं है, लेकिन सौंदर्य का चरित्र है, उसका जो व्यक्तित्व है वो सहाय के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। इसलिए वह आकर्षण समीपता के कारण, नैकट्य के कारण, वह आकर्षण भावनाओं तक अभी तक नहीं पहुंचा है। और कविता जी ने उसे सहाय की दृष्टि से वहां तक पहुंचने भी नहीं, ये उनकी खूबी। तो ये बेली क्यों पनपी? क्योंकि इसको लगाने से लेकर इसकी गुड़ाई, इसको पानी पिलाना, इसे खाद देना, यह सब इतने संयमित और व्यवस्थित और स्वाभाविक तरीके से हुआ, इसलिए यह बेली फैली। इसलिए इस बेली को फैलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लेखक पर निर्भर करता है। आपने, हमने कई बार देखा होगा, बहुत अच्छी कहानियां या बहुत अच्छे उपन्यास अंत में जाकर के एक ऐसा गलत मोड़ ले लेते हैं कि वो वहां उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कविता जी इस मामले में बहुत सही निर्णय लेने वाली लेखिका है। बार बार मैं सनी के बारे में सोच रहा था कि अब सनी कैसा बिहेव करेगा। सनी क्योंकि उस उम्र का पात्र है जो किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रख रहा है, और उस समय बहुत बुद्धि और विवेक नहीं होता, लेकिन हालात जो है वो आपको समझदार बनाते हैं। सनी को समझदार दो बातों ने बनाया, एक तो हालात ने बनाया
और दूसरा उसके पिता के जिम्मेदार व्यक्तित्व ने बना। पिता का जो यह व्यक्तित्व है, इसलिए सहायक का व्यक्तित्व केवल नेहा के प्रेमी के रूप में नहीं है, वो तो बड़ा अंत में जाकर के स्पष्ट है, लेकिन पिता के रूप में उसका व्यक्तित्व है वो बहुत प्रभावित। वह अपना अपराधों का पश्चाताप पूरे अपने रोम रोम से करना चाहते हैं, और उनका यही है। अगर एक स्थिति ऐसी आती, ये अपन कल्पना चाहते हैं, एक स्थिति ऐसी आती कि यदि उसे सनी और नेहा में से किसी एक को चुनना पड़ता, तो विश्वास कीजिए वो सनी को चुनते, वो नेहा को नहीं चुनते। ये इस तरह का चरित्र ही उन्होंने खड़ा किया है। ये स्वाभाविक यही होता है कि दोनों में से एक चुनना है तो वो सनी को चुने, क्योंकि वो उनके उस अपराध बोध को धोता, जिस अपराध बोध को अंदर वो जी रहे थे, हर पल जी रहे। इसलिए कविता जी बधाई की पात्र है इस खूबसूरत बेली के लिए। इस बेली के खूबसूरत पुष्प लगते रहे, अच्छे फल देती रहे ये बेली, और पाठकों के बीच में खूब प्रशंसित की जाए। पाठक को समझदार करने वाला उपन्यास है। पाठक जो अब तक बहुत चौंकाने वाले और बड़ी ट्रेजिक स्थितियां और बड़ी नाटकीय स्थितियों का आदी जो हुआ है, एक सुकून देता है। यहाँ कोई ट्रेजेडी, कुछ भी अचानक नहीं होता। बहुत जूझते, मिस्टर सहायक खुद से बहुत जूझते हैं, सनी खुद से बहुत जूझ रहा है, आप देखिए, क्योंकि उसके हालात ऐसे। राहुल जूझता है, उसे लगता है कि मैंने गलत कर दिया, हम सब साथ कह के मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने ये कह के उनको तकलीफ पहुंचाई। वो छोटा है, अब भी सबसे छोटा पात्र तो वही है, लेकिन आप ये देखिए कि हालात से वो इतना परिपक्व हो गया कि अगली बार जब भी उसे फोन पे बात करनी होती है, बहुत संभल के बात। यही मैच्योरिटी, लेखकीय मैच्योरिटी, लेखक इस मैच्योरिटी को रखता है, तब जाकर के ऐसी बेली बन पाती है। बहुत बधाई कविता जी, बहुत बधाई। एक हमारी प्रिय मधु मेहता जी का एक और प्रश्न है, क्योंकि वो बहुत ही उससे आती हैं, हमेशा सुनती हैं टूट बंधन के कार्यक्रम। तो उनका प्रश्न है, पर हमेशा ही पुरुष वर्ग स्त्रियों पर अपना रुतबा जमाना क्यों चाहता है? ये एक समस्या ही है, आज के चाहे मॉडर्न वर्ग हो या मिडिल क्लास, बाकी में तो है ही। जरूर बताएं। तो ये तो पितृसत्तात्मक जो सोच है, वो धीरे धीरे जो स्त्री जो चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो धीरे धीरे ये समझ विकसित हो रही है। समय लगेगा, और हम सब लोग मतलब एक तरह से ये हम जो जैसे कि उस उपन्यास के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें, तो बस उपन्यास में पुरुषों को का मनोविज्ञान समझने की कोशिश की गई है। और पुरुष खलनायक नहीं है, परिस्थितियां खलनायक हैं, लेकिन कई बार खलनायक वाली भी स्थिति आती है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियां पिटती नहीं है। और जैसे कि मैंने शीरोज वाली उसमें बताया था, तो वो तेजाब भी फेंका पति ने, हालांकि अभी एक न्यूज आई थी कि एक स्त्री ने भी फेंक दिया। तो वो समानता का मतलब समान अपराध करना नहीं होता है, समानता का मतलब समान कंधे से कंधा मिला के चलना होता है। अपराध तो अपराध ही कहलाएगा। तो ये जो है मतलब हाँ जी, हाँ, आप बात पूरी कीजिए। नहीं, आप बताइए, आप बोलिए। देखिए, सिमोन बउआ ने द सेकंड सेक्स लिखा, जो जी, ये उपन्यास पूरे दुनिया में बड़ा, ये किताब पूरी दुनिया में बहुत चर्चित और प्रेरणा का कारण बना। लेकिन इसकी एक अपनी कहानी भी। शास्त्र की प्रेमिका रही है सिमोन बउआ, और जब पहली बार उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता का आंदोलन खड़ा किया, तो उन्होंने पुरुष बनाम स्त्री, ये एक आंदोलन खड़ा किया। उसमें सार्त्र ने ये कहा था कि वो पुरुष कहाँ जाएंगे जो स्त्री की स्वतंत्रता के पक्षधर, जो स्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं था सिमोन बउआ के पास, लेकिन जवाब हालात ने दे दिया कि वह आंदोलन फेल हो गया, बहुत कम समय में फेल। और सिमोन बउआ को यह समझ आ गया कि कोई भी सामाजिक आंदोलन लेना है तो उसे स्त्री बनाम पुरुष नहीं करना, और इसमें उन पुरुषों को भी लेना है जो सचमुच स्त्री की स्वतंत्रता के हिमायत, तभी वो आंदोलन आगे बढ़ेगा। कविता जी ने भी इस उपन्यास में वही किया है। भाई वो पात्र तो
आप देखिए उसका पति था, नेहा का पति था ऐसा पात्र, वो कुंठित पात्र है वो, लेकिन इन्होंने नायक जिसको बनाया वो इतना संवेदनशील है। ये नए युग के नए पुरुष की झांकी है, ये उसका एक प्रमाण है कि हर पुरुष नारी पे आधिपत्य नहीं जमाते, नारी को अपनी संपत्ति नहीं समझता। लेकिन ये सच है वंदना जी कि जब मनुष्य असभ्य था उस समय स्त्री के मन में पुरुष के आकर्षण का कारण क्या होता था? जो पुरुष बड़ा से बड़ा शिकार लाता था, उसके लिए बहुत सारे खाने पीने के लिए जानवरों को मार के ले आता था, स्त्री उस पर मोहित होती। ये वर्षों तक चला क्योंकि स्त्री को उसी से संरक्षण मिलता था, पेट भरना होता था। अब पुरुष का यह जो डीएनए है, अपने आप को बलशाली प्रमाणित करने का डीएनए, उसको जाने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जाना शुरू हो चुका है। और आज हम बहुत से कामकाजी स्त्री पुरुषों को देखते हैं, उन दंपति को देखते हैं, तो हमें ये परिवर्तन कई जगह अच्छा दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहता पूरा परिवर्तन हो गया है, ऐसी भी स्त्रियों पर बहुत कहानियां लिखी गई, उपन्यास लिखे गए कि जो कामकाजी है, घर का काम भी उन्हीं को करना पड़ता है, ऑफिस का काम भी उन्हीं को करना पड़ता है। लेकिन कविता जैसी ही लेखिका ऐसे भी रचनाएं लिखेंगी, ऐसी रचनाएं भी लिखेंगी जिसमें कामकाजी स्त्री के दर्द को पुरुष जानते हैं। यह एक तरह की दस्तक है, ये बेली है, ये दस्तक है कि नेहा अब वैसी भी नहीं है कि आजीवन वैसी रह करके अंततः एक खराब जीवन को प्राप्त हो जाए, और सहाय वैसा पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद नेहा पर कोई आधिपत्य लाते। आधिपत्य नहीं, वहां रागात्मकता है, और ये रागात्मकता ही दोनों को समान धरातल पर रखती है। खुशी है पुरुष का ये जो नया रूप है, ये निसंदेह अच्छा है, और स्त्री भी उसके इस नए रूप को गढ़ने में सहायता दे, यह भी सच सहायता दे रही, क्योंकि बलात् आप किसी को बदल नहीं सकते, पुरुष को भी नहीं बदल सकते। ये स्त्री का प्रेम, स्त्री का वात्सल्य है, स्त्री के भीतर की संवेदनशीलता है कि उस कारण से पुरुष को बदलने में सहायता मिले। तो जो बदला हुआ पुरुष है उसकी दस्तक शुरू हो चुकी है, और माएं अपने बेटों को जो है बदल रही हैं। और अभी मुझे मेरे सामने दैनिक जागरण का इस हफ्ते का पड़ा हुआ है, मुझे ध्यान, कविता की कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी। निर्मल गुप्ता जी की कविता, उसकी अंतिम पंक्तियां हैं। मम्मी को किस बेटे में कब दिख जाए अजन्मी बिटिया की झलक, यह बात कोई नहीं जानता, पर किसी ने किसी बेटे को आज तक पापा की परी में बदलते नहीं देखा। तो पिता और पुत्र के संबंधों पे जो अभी थोड़ा सा घमासान चल रहा है, उस विषय में भी थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि लड़के माँ के प्रति बहुत सहानुभूति, किचन में हाथ बटाने लगे हैं, कपड़े धोने में हाथ बटाने लगे हैं, लड़कों ने थोड़ा सा सुधार किया है। लेकिन अभी जो है पिता और पुत्र के संबंधों में भी सुधार की गुंजाइश है, और ये इस दिशा में भी पुरुषों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो बहुत ही सार्थक चर्चा रही, और बहुत बहुत आभार आपका सोनल जी, हरिव्यास जी, जो आपने इतनी सुंदर चर्चा की और उपन्यास को इतनी खूबसूरती से खोला। और कविता जी, आपको फिर से पुनः शुभकामनाएं। हम फिर किसी किताब पर कभी फिर हाजिर होंगे। तो अभी आप सभी जो सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस चर्चा को सुना। तो सभी को नमस्कार, और हम फिर किसी नई किताब के साथ आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद वंदना जी, अटूट बंधन को धन्यवाद, सोनल जी को धन्यवाद, वंदना जी को है धन्यवाद, कविता जी को खूब बधाई। जल्दी से उनकी रचना इसी तरह आती रहे। नमस्कार।